कहानी राजस्थान के एक दूर बसे हुए गांव से शुरू होती है। गांव का नाम है मोर डोंगरी। इस जगह तक इंसान तो पहुंच सकता है, लेकिन इंसानियत के लिए सारे रास्ते बंद है। गांव चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ों में कई स्त्रियों की चीखें सिमट कर रह गई है, क्योंकि इस गांव में चल रही सदियों पुरानी प्रथा स्त्रियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। नाते यानी अगर कोई शादीशुदा स्त्री किसी भी गैर मर्द के साथ जाना चाहे तो अपने मर्जी से जा सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कितनी बार। उसी गांव में भूरी नाम की एक महिला थी, जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार नाते का रिश्ता हो चुका है। और अब उसका पिता कांजी भूरी को रघु नाम के एक आदमी के साथ नाते बिठा रहा है, क्योंकि कांजी को भूरी के बदले 2-3 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी भूरी अपने पिता का विरोध नहीं करती, क्योंकि घर पर 3 बहनों की पढ़ाई लिखाई और रोज का खर्चा उसी के कंधों पर था। यहाँ भूरी का सौदा तय हो गया, कल ही रघु कांजी को पैसे दे देगा। तब कांजी हंसते हुए बोलता है कि तू समझ, कल से भूरी तेरी हो गई। अपने पिता को अपनी बेटी का सौदा करते हुए देखना ये एक अजीब मंजर था। दूसरी ओर उसी गांव में एक महिला जीवी, वो शहर में मजदूरी का काम करती थी। उसका एक साथी उसे आवाज देती है कि वो जल्दी काम खत्म करे, वरना घर जाने वाली बस छूट जाएगी। लेकिन जीवी को डर इस बात का है कि वो अगर जल्दी निकल गई तो ठेकेदार उसकी मजदूरी का पैसा काट लेगा। जीवी का ब्याह उसके घर वालों ने 16 साल की उम्र में ही करवा दिया था, लेकिन किस्मत की मार वहीं नहीं रुकी। उसे पति एक शराबी मिल गया जो कोई काम का नहीं था। 2 बच्चे तो भूखमरी और बीमारी में ही मर गए। अब एक लड़की बची है पिंकी, जिसके बेहतर भविष्य के लिए वो खुद मजदूरी करती है ताकि घर का खर्चा चला सके। पिंकी उसी गाँव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। अब शाम को मजदूरी खत्म करके जीवी और सावित्री बस में बैठ गए। यहाँ जीवी उसे बताने लगी कि उसके पति की शराब नहीं छूट रही। हर गुजरते दिन के साथ वो और भी नशे करने का आदी हो रहा है। रात को घर पहुंचकर जीवी खाना बना रही थी, तब उसका पति रत्नू आकर शराब के पैसे मांगता है, लेकिन वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे उसे नहीं देना चाहती। तब रत्नू नशे के लिए पागल होने लगा और उसे जबरदस्ती पैसे छीन लिए। रत्नू की बूढ़ी माँ भी उसे रोकती रही, लेकिन रत्नू ने एक ना सुनी। रात को जाकर वो ठेके पर शराब पीता और पैसे खत्म होने के बाद ही घर लौटता। उसका शराबी साथी नाथू उसके इस नशेबाजी में पूरा साथ देता। आधी रात को जब सब सो गए तो वो लड़खड़ाते हुए घर वापस आया, और बात सिर्फ शराब पीने तक सीमित नहीं रहती। उसके बाद वो आकर जीवी को प्रताड़ित भी करता। आज गुस्से में जीवी ने रत्नू को नामर्द कह दिया तो वो एकदम से तिलमिला उठा और फिर वो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। दूसरे दिन कांजी अपनी बेटी भूरी को लेकर शहर के कोर्ट में गया, ताकि अपनी बेटी को उसके पिछले पति से छुड़वाने के कागज बना सके। उसके बाद ही वो भूरी और राघु को नाते बिठा पाएगा। वकील भी हैरान दिखाई देता है, क्योंकि ये 3री दफा थी जब वो कागज बनाने आया था। तब कांजी कहने लगा कि क्या करे, इसका पति इससे बहुत मारता है। लेकिन वकील को समझ नहीं आता कि आखिर सारे पति उसे ऐसे ही क्यों मिल जाते हैं। खैर, इन सब बातों को एक तरफ रख के वो कागज तैयार कर देता है। इधर भूरी गांव के ही एक आदमी से प्यार करती है, जिसका नाम है बद्री। वो एक जीप चलाता है, लेकिन गांव में किसी को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाला लक्खू जीवी को पसंद करता है, ये जानते हुए भी कि उसका पति है और उसकी एक बेटी भी है। जीवी को भी इस बात की जानकारी अच्छी तरह से थी, लेकिन कभी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन आज काम से लौटते वक्त लक्खू अपनी 2 पहिया गाड़ी लेकर पहुँच गया और सावित्री से कहने लगा कि वो गाँव तक छोड़ देगा। लेकिन सावित्री, जो जानती थी कि लक्खू यहाँ जीवी के लिए आया है, उसने जाने से मना कर दिया। वो कहती है कि मेरा गांव तो पास ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तब जीवी उसके गाड़ी पर बैठकर घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में लक्खू उसे कहता है कि मेरे साथ नाटे में बैठ जा, पैसा जमीन सब कुछ है मेरे पास। इतना सुनते ही जीवी ने गुस्से में गाड़ी रुकवा दी और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो शादीशुदा है और एक बेटी की माँ भी है। ऐसी बातें करते हुए उसे शर्म आनी चाहिए, ये कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन वहीं पास बैठे गांव के 2 मर्दों ने जीवी को उसके साथ देख लिया, और ये वही शराबी लोग थे जो ठेके पर जीवी के पति के साथ शराब पीते थे। अब भूरी बद्री के साथ अपना दुख बयान करने लगी कि बचपन में उसका पिता उसकी माँ को बहुत सताता था, जिस वजह से उसकी माँ नाते में किसी और के साथ चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो औरत भी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई और जाते जाते अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ गई। यानी घर पर जो 3 लड़कियां हैं वो उसकी सौतेली बहनें हैं। भूरी शायद इन सब बातों को भूल जाए, लेकिन ये बातें शायद मरते दम तक उसका पीछा ना छोड़े। आज रघु भूरी के घर आ गया, क्योंकि कांजी ने उसे पैसे लेने के बाद भी
भूरी को उसके नाते नहीं बिठाया। यहाँ रघु काफी गुस्से में दिखाई देता है। तब कांजी कहता है कि भूरी ने उसके साथ नाते जाने से मना कर दिया तो वो क्या करे। यहाँ रघु को भूरी और बद्री के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। जब उसने ये बात कांजी को बताया तो वो भूरी पर चिल्लाने लगा, लेकिन भूरी ने रघु को झूठा साबित कर दिया। इस बात पर वो गुस्से में खड़ा हो गया और बोला कि अब उसे भूरी के साथ नाते में नहीं बैठना, और अगर कांजी ने उसके पैसे 7 दिनों के अंदर वापस नहीं किए तो वो उसकी छोटी बेटी को उठा ले जाएगा। यहाँ दोनों में बहस शुरू हो गई और रघु धमकी देकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन रत्नु शराब के ठेके पर बैठा हुआ था। यहाँ नाथू ने बताया कि उसकी पत्नी जीवी किसी काम पर नहीं जाती, बल्कि अपने यार लखू के साथ रंगरलिया मनाने जाती है। ये सुनते ही रत्नु अपना आपा खो बैठा और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में नाथू का सर दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जीवी काम से लौटी तो उसने अपने घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहाँ से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सामने नाथू की लाश पड़ी थी और वहाँ उसकी पत्नी और भाई बैठकर रो रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नाथू के मौत का हर्जाना चाहिए, वरना आज लाश यहाँ से नहीं हटेगी। जैसे कि इस गांव का पुराना रिवाज है कि अगर गलती से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो मरे हुए परिवार को हर्जाना देना पड़ता है। गांव में सभी लोग हर्जाने के समर्थन में थे। भूरी कहती है कि ये शख्स तो पहले से ही शराबी था, इसका परिवार बस इसके मौत का फायदा उठा रहा है, जिस पर कांजी ने उसे डांटकर चुप करा दिया कि ये उनका आपसी मामला है। यहाँ नाथू का भाई अपनी सारी हदें पार करता हुआ दिखाई देता है कि आज अगर हर्जाने की रकम नहीं मिली तो वो जीवी की बेटी को उठा ले जाएगा। ये सुनकर जीवी गुस्से में कहती है कि वो होश में रहकर बात करे। तब नाथू की पत्नी और उसका भाई जीवी के जेवर छीनने लगता है, लेकिन कांजी किसी तरह से मामले को शांत करवा देता है। तब तक वहाँ सरपंच भी आ गया था, क्योंकि आज भी वहाँ के सारे बड़े फैसले सरपंच में ही लिए जाते हैं। वहाँ पुलिस वालों ने रत्नु को अरेस्ट कर लिया। नाथू का भाई कहने लगा कि हर्जाना नहीं देना है तो रत्नु को उसे सौंप दिया जाए, लेकिन पुलिस रत्नु को अपने साथ लेकर चली गई। जीवी उसे जाते हुए देखती रही। अब रात होने वाली थी, लेकिन नाथू का पिता अब भी जिद कर रहा था कि बिना हर्जाने के 1.5 लाख लिए वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके जाने के बाद लालची कांजी सरपंच के साथ मिलकर अपनी दाल गलाने लग गया कि जीवी से तो 1.5 लाख ही लेंगे, लेकिन नाथू के परिवार को 1 लाख देंगे और 50,000 हम दोनों में बांट लेंगे, जिससे दोनों के साल भर के हुक्के पानी का खर्चा निकल जाएगा। तब जीवी के परिवार ने किसी तरह घर के सारे जेवर इकट्ठा किए, लेकिन इन्हें बेचा भी तो सिर्फ 30-40 हजार ही जमा हो पाएंगे। अब नई मुसीबत थी कि बाकी के पैसे कहां से आएंगे। अब तक सुबह हो गई। लाश और लोग अब भी वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर नाथू जीवित होता तो शायद देख पाता कि कैसे उसके मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। तभी जीवी ने अपने सारे जेवर कांजी को दे दिए, क्योंकि इस वक्त तो घर में बस यही है। वो कहती है कि बाकी के पैसे चुकाने के लिए उसे 2 महीने का वक्त चाहिए। यहाँ कांजी कहने लगा कि अगर वो कहे तो कल ही उसे नाते पर बिठवा दे। 2-3 लाख तो उसे कोई भी दे देगा। लेकिन जीवी कहती है कि वो 2 महीने दिन रात मजदूरी करके बाकी के पैसे चुका देगी। लेकिन कांजी ने कहा कि बाकी के पैसे वो चुका देगा, पर उसे अपने पैसे 1 महीने में ही चाहिए। दरअसल कांजी वो जहरीला सांप था जो बिना मतलब के किसी को कुछ ना दे। जरूर इसके पीछे भी उसकी कोई सोच रही होगी। दूसरे दिन काम पर सावित्री ने उसे कहा कि वो ठेकेदार से पैसों की बात करे, शायद वो उस पर तरस खाकर उससे कुछ पैसे दे दे। लेकिन जीवी को नहीं लगता कि वो इतने पैसे देगा। जब उसने ठेकेदार से बात की तो लाख की रकम सुनकर वो हंसने लगा, क्योंकि अगर जीवी साल भर भी यहाँ मजदूरी करे तो इतने पैसे नहीं कमा पाएगी। तब जीवी कहती है कि अगर इसके अलावा भी और कोई काम होगा तो वो कर लेगी। ठेकेदार भी मान जाता है, क्योंकि ठेकेदार उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। पहले अश्लील बातें करता है, फिर पैसे का लालच देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब जीवी उसे धक्का दे देती है, क्योंकि वो गरीब जरूर है लेकिन अपनी इज्जत बेचने को तैयार नहीं। लेकिन हर तरफ से घिरी जीवी के पास धीरे धीरे सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। कांजी की नजर अब उसकी बेटी पिंकी पर पड़ चुकी है। अब वो उसकी शादी करवाकर पैसे कमाना चाहता है। जब जीवी को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में कांजी के घर पहुंच जाती है। वहाँ वो कहती है कि अगर कर्ज चुकाने का और कोई रास्ता नहीं बचा तो वो खुद नाते में बैठ जाएगी, लेकिन पिंकी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देगी। आखिरकार मजबूरी के आगे जीवी टूट जाती है और लखू के साथ नाते में बैठने के लिए मान जाती है। पंचायत में उसका सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हो जाता है। लेकिन तब लखू अपनी असली सोच दिखाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ जीवी को रखेगा, पिंकी को नहीं। पंचायत भी उसी का साथ देती है, क्योंकि इन सबको सिर्फ एक औरत दिखाई देती है, उसकी ममता नहीं। जीवी के लिए फैसला मौत से कम नहीं था।
लेकिन जब कंजी उसे डराता है कि कल को नथु का परिवार पिंकी को नुकसान पहुंचा सकता है, तब वो अपने दिल पर पत्थर रख लेती है। एक रात चुपचाप घर छोड़कर लखू के पास चली जाती है और यहाँ समझ में आता है कि लखू सिर्फ प्यार का दावा करता था, बाकी मर्दों जैसे वो भी हवस का ही भूखा था। उस रात जीवी जिंदा जरूर थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। उधर भूरी और बद्री का प्यार भी छुप नहीं पाता। रघु दोनों को देख लेता है और भूरी पर अपना हक जताने लगता है, क्योंकि कांजी उसके पैसे वापस नहीं कर पाया। फिर पंचायत की धमकियां शुरू हो जाती है, लेकिन कांजी को पूरा भरोसा था कि गांव की पूरी व्यवस्था उसके जेब में है। अब समय बीतने लगता है। पिंकी स्कूल जाना छोड़ देती है, क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके माँ नाते चली गई। रत्नू उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को कहता है, लेकिन इसी बहस के दौरान उसके सीने में दर्द उठता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत पर घर में पहली बार बोझ हल्का महसूस होता है। रत्नू के मौत के कुछ दिन बाद कांजी फिर से पिंकी का रिश्ता लेकर आता है, इस बार एक ऐसे आदमी के साथ जो उसके दादा की उम्र का लगता है। पिंकी ये सब सुन लेती है और माँ से मिलने लखू के घर पहुँच जाती है। जीवी उसे देखकर टूट जाती है, लेकिन लखू पिंकी को घर से घसीटकर बाहर निकाल देता है और जीवी से कहता है कि अगर माँ बेटी साथ रहना चाहती है तो पहले 1.5 लाख रुपए ला कर दे। तब पिंकी एक फैसला लेती है जो किसी बच्ची को कभी लेना नहीं चाहिए। वो खुद शादी के लिए हाँ कर देती है, ताकि मिलने वाले पैसों से अपने माँ को नाते से छुड़वा सके। जल्दी जल्दी में उसकी शादी करवा दी जाती है। कांजी अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे फिर से दलाली मिलने वाली थी। मुंह दिखाई के दिन जब जीवी अपने बेटी का घूंघट उठाती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस नरक से बचने के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, वही नरक अब उसकी बेटी को निगलने के लिए तैयार बैठी है। अगले दिन पंचायत बैठती है। जीवी पहली बार खुलकर विरोध करती है। वो पुलिस और कानून की बात करती है और याद दिलाती है कि पिंकी अभी नाबालिग है। डर के मारे पिंकी का बुढ़ा दूल्हा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लखू और पंचायत अब भी जीवी को अपना जायदाद समझकर उस पर हक जताते रहते हैं। इसी दौरान भूरी सबके सामने बद्री से अपना प्यार का इकरार कर देती है, लेकिन बद्री के पास नाते की रकम देने के पैसे नहीं होते, इसीलिए कांजी उस रिश्ते को भी ठुकरा देता है। फिर एक दिन भूरी के सालों से दबाया हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वो कांजी के मुंह पर कह देता है कि वो कोई पिता नहीं बल्कि एक दलाल है, एक ऐसा आदमी जिसने पैसों के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी टुकड़ों में बेच दी। ये सुनकर भी कांजी नहीं बदलता, क्योंकि कुछ लोगों की रूह इतनी मर चुकी है कि उन्हें शर्म भी महसूस नहीं होती। आखिर में कांजी जीवी के सामने एक और घिनौना सौदा रखता है। एक शहरी आदमी के साथ एक रात गुजारने के बदले वो उसके शहर में रहने का इंतजाम करवा देगा और पिंकी के पढ़ाई का खर्चा भी उठवा देगा। जीवी के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए वो ये भी सह लेती है। अगली सुबह भूरी जीवी और पिंकी को बस में बिठाती है। माँ और बेटी मोर डोंगरी से दूर चले जाते हैं, नाते के उस नरक से बाहर जहाँ हर औरत की कीमत लगाई जाती है। लेकिन भूरी वही रह जाती है और कांजी उसे फिर से रघु के साथ नाते बिठा देता है। जीवी और पिंकी को शायद नई जिंदगी का मौका मिल गया, लेकिन भूरी अभी भी उस अंधेरे में कैद है। मोर डोंगरी में औरतें जिंदा तो है, लेकिन उनकी जिंदगी पर उनका हक नहीं है। यहाँ कुछ मर्दों के लिए औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक सौदा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस सौदे को रीत और परंपरा का नाम दे दिया गया है। इसी कड़वी सच्चाई के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।